हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि धर्मा टीचर ने यहाँ जियांग के लिए उस बड़े से 20 चिकन को रोस्ट किया होता है और यहाँ जियांग को ही दिया जाने वाला उस चिकन रोस्ट का हिस्सा वो खुद खा रहे होते हैं, परंतु खाते हुए उन्हें उस मीट के अंदर से एक इक्लिजर पर्ल मिलता है। अब यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं कि जिन के अभी भी 2 डिसाइपल्स ने फाउंडेशन बिल्डिंग के ब्रेक थ्रू नहीं किया होता है। उसी लेवल पर पहुंचने के लिए ये दोनों कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और अब फाइनली कड़ी प्रैक्टिस करते हुए इन दोनों के जो स्पिरिट्स होते हैं वो फाउंडेशन बिल्डिंग को ब्रेक थ्रू कर लेते हैं और जिसकी सूचना वो जियांग को देने के लिए आ जाते हैं कि तभी वहाँ पे धर्मा टीचर भी आ जाते हैं जो उस रोस्टेड चिकन में से निकला वो इक्लिजर पर्ल यहाँ पे जियांग को देता है। अब जियांग जैसे ही इस ट्रेजर को लेता है उसे इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है। तभी उसकी सिस्टम कांग्रेचुलेट करती है कि होस्ट को एक तियान्यून पर्ल मिला है, जिसके कारण उसे रिवॉर्ड के तौर पे सिस्टम उसे एक रेडिएंट ग्लोइंग लुक देती है। अब ये सुनते ही जियांग यहाँ अपना चेहरा निहारने लगता है कि आखिर कितना ग्लो उसके फेस पे आ गया है। वाकई में जो इतने ज्यादा उसको फेस पे हर्ट हुआ था उसके सारे घाव भर जाते हैं। ये सब उसी पर्ल का कमाल होता है, इसीलिए वो उस पर्ल को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वो सबसे पूछने लगता है कि आखिर इसमें से रोस्टेड चिकन की खुशबू क्यों आ रही है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उस धर्मा टीचर के मुंह में से निकला है, ये सोचते ही वो घिन के मारे बहुत उल्टी करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसा कि उसके सिस्टम ने उसे ये टास्क दिया था कि यहाँ जियांग के सारे डिसाइपल्स को उस तियान्यू रिल्म में ले जाना पड़ेगा जहाँ पे एक कंपटीशन होने वाला है और उस तियानदू कंपटीशन में उनको जीतना है ताकि वो ढेर सारे ट्रेजर्स को इकट्ठा कर सके। और उस फ्लाइंग शिप का यूज करते हुए वो तियान्यू रिल्म की ही तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ तियान अपने सिस्टम को ओपन करता है और उससे पूछता है कि उसके पास इन्वेंट्री में अब तक वेपन्स के कितने स्टॉक है, जिसपे उसके सिस्टम उसे बताती है कि वहाँ 0 बटा सन्नाटा है, मतलब इन्वेंट्री के नाम पे कुछ भी नहीं है। जिसपे जियांग उसे कहता है कि खैर जाने दो, मैं थोड़ी ना वहाँ पे लड़ने वाला हूँ, मेरे सारे डिसाइपल्स वहाँ चार्ज लेंगे और उनके लिए अपने कुंफू से ही फाइट करना ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा। ये बेचारा कैसा टीचर है जो अपने डिसाइपल्स को वेपन भी नहीं दे सकता। यहाँ उसके शिष्य भी उसी प्रकार के होते हैं जो बेचारे खुद ही कुंफू की प्रैक्टिस करते हुए उस कंपटीशन में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। इसमें हेतिन जो होता है वो शेन से काफी मार खा रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे कुंफू की प्रैक्टिस करनी ही थी। अब आगे जो प्रिंस होता है वहाँ वैसे ही पीठ घुमाए चुपचाप खड़ा होता है, जिसपे जियांग उससे पूछता है क्या तुम्हें उस इवेंट में जाने के लिए कुंफू की प्रैक्टिस नहीं करनी है, और ये बताओ हमेशा तुम सबके सामने इस तरह से अपनी पीठ दिखा के क्यों खड़े रहते हो। जिसपे प्रिंस हॉन्जी उसे कहता है कि ये सिर्फ एक तियानदू कंपटीशन है और मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात मेरे पीठ दिखा के खड़े होने की, मेरा इस तरह से पीठ दिखाना मुझे रॉक सॉलिड सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है और सबके सामने मेरी ये इमेज रखता है कि मैं कितना नोबल और चार्मिंग हूँ। मेरी एक यूनिक स्पिरिट है जो कि सुपर पावरफुल है। वैसा कहते ही वो झट से अपना मुंह जियांग की तरफ घुमा लेता है, जिसपे जियांग कहने लगता है कि अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे और अभी अपनी ही बात से मुकर गए। लेकिन यहाँ पे उसके मुंह घुमाने के कारण ये होता है कि वहाँ पर एक और बड़ी सी शिप फ्लाई करते हुए आती है जो कि प्रिंस के ही मिनिस्टर की होती है। मिनिस्टर वहाँ प्रिंस से मिलने आता है और बताता है कि आपके फादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, ना ही वो शाही दरबार में जाते हैं ना ही कुछ काम करते हैं, बस उनकी अंतिम सांस चल रही है और वो इसीलिए प्रिंस को ढूंढते हुए आया है ताकि वो अपने फादर से मिल ले और अब ये डिसाइपल का गेम छोड़ करके वो अपने राजपाट को संभाले। जिसपे प्रिंस जाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि अब से मैं सिर्फ इस इमॉर्टल सेक्ट का 3rd डिसाइपल हूँ और अब से यही पहचान मेरे लिए काफी है। अब ये सुनते ही वहाँ से मिनिस्टर चला जाता है और आगे ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब उस तियान्यू रिल्म में भाग लेने के लिए बहुत सारे सेक्ट्स के जो मास्टर होते हैं अपने अपने डिसाइपल्स को लेके आते हैं। उनमें एक बहुत ही एरोगेंट सेक्ट होता है जो कि वूजी सेक्ट होता है, जिसका मास्टर काफी घमंडी होता है। आगे हम देखते हैं कि जब जियांग की बोट आती है तो वो इस वूजी सेक्ट के बोट के ऊपर फ्लाई करने लगती है, जिसके बारे में सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये कौन सा सेक्ट है, पहले तो इसका कभी नाम नहीं सुना और इनकी कैसी हिम्मत हो गई कि ये वूजू सेक्ट के ऊपर से पार कर गया, तो क्या इन लोगों को मौत से डर नहीं लगता। अब यहाँ सासुके कहती है कि ये नीचे वाले लोग हमें इतना घूर करके क्यों देख रहे हैं, जिसपे प्रिंस उसे कहता है कि ऐसा तो होना ही था, नेचुरली वे लोग हमारे इमॉर्टल सेक्ट के चार्म से मनमोहित हो गए हैं। कि तभी वूजी सेक्ट के 2 डिसाइपल्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उन्हें रोज समझाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने शिप को हमारे ऊपर से ले जाने की। वे लोग काफी रूडली इनसे बात करते हैं, इस पे ये दोनों भी उन्हें काफी करारा जवाब देते हैं। कि तभी जियांग वहाँ पे पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि मेरे इमॉर्टल सेक्ट से तुम लोग डिसाइपल हो, मैंने तुम्हें इस तरह से रूडली तरीके से जबान लड़ाना कब सिखाया है। इतना कहते हुए जियांग उन दोनों दूसरे डिसाइपल्स पे ऐसा अटैक करता है कि वो सीधा जाके अपने शिप के ऊपर गिरते हैं। और जियांग यहाँ अपने डिसाइपल्स को ये बताता है कि जब तुम एक्शन से बात कर सकते हो तो फिर जुबान से बात करने की क्या जरूरत है। यहाँ वो वूजी सेक्ट का मास्टर अपने डिसाइपल पे ही गुस्सा हो रहा होता है कि तुम दोनों इस तरह से मार खा के कैसे आ गए।
और आगे यहाँ सोच लेता है कि इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर के ही रहूंगा। अब आगे वो लोग ताइक्वांडो कंपटीशन के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक बंदा जो होता है वो उस कंपटीशन को शुरू करने के लिए स्पीच दे रहा होता है। इसे सुनते हुए सभी लोग कहते हैं कि अरे अपनी ये स्पीच बंद करो, कितनी ज्यादा बोरिंग है। कि तभी वहाँ पे वूजी सेक्ट का मास्टर आता है, जो एक लाइन में ये कहता है कि सारे मास्टर्स का स्वागत है, सभी अंदर आ सकते हैं। अब सारे सेक्ट के मास्टर्स आ जाते हैं, जिनके लिए खास कुर्सियों का इंतजाम किया जाता है, लेकिन बेचारे जियांग को बैठने की जगह ही नहीं दी जाती। अब ये देखते ही हेतिन वहाँ पे झट से आता है और अपने टीचर के लिए एक मैट जमीन पे बिछा देता है। जियांग को इस पे फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों ने उसके बैठने के लिए जगह नहीं दी। यहाँ जियांग चुपचाप मैट पे बैठ जाता है, क्योंकि उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रहा होता है वहाँ पे खड़े खड़े। अब उसकी ये हरकत देख करके जो आसपास के लोग होते हैं, सारे इमॉर्टल सेक्ट को काफी ज्यादा इनफॉर्मल समझने लगते हैं कि देखो इसका मास्टर कितना डाउन टू अर्थ है, जरा भी घमंड नहीं करता। अब उसकी वाहवाही सुनकर के वूजी सेक्ट का जो लीडर होता है वो और भी गुस्से से तंतना जाता है, और यहाँ जियांग को नीचा दिखाने के लिए वो बाकी के मास्टर्स को एज अ गिफ्ट उन्हें एक खास तरह की जड़ी बूटी सबको देता है, सिर्फ जियांग को छोड़कर। तभी हम देखते हैं कि जियांग भी एक खास तरह का इक्लिजर वहाँ निकाल लेता है। इससे निकलने वाली रोशनी इतनी तेज होती है कि दूसरे मास्टर इससे चकाचौंध हो जाते हैं, और वो कहने लगते हैं कि इस हाई लेवल इक्लिजर के सामने तो ये जड़ी बूटी एकदम बेकार है, क्योंकि वे सभी इस इक्लिजर से निकलने वाली पावर को फील कर सकते थे। यहाँ सभी लोग यही सोचने लगते हैं कि ये इमॉर्टल सेक्ट तो काफी ज्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि इसके पास इतने सारे खजाने जो हैं। बाकी के दूसरे मास्टर सभी उस जड़ी बूटी को फेंक देते हैं। ये देखते ही जो वूजी सेक्ट का लीडर होता है वो जियांग के पास जाता है और उसे फाइनली एक मास्टर के तौर पे ग्रीट करता है, लेकिन उसका मकसद कुछ और ही था। जैसे ही जियांग वहाँ पे खड़ा होता है, वो अपने ब्रोकन पाम की टेक्निक का यूज करता है और जियांग पे अटैक करता है, लेकिन जियांग ने उसी जगह पे ही अपने ड्रैगन कछुआ रखा था, जिसपे उस सेक्ट मास्टर का हाथ पड़ता है और वो इतनी जोर से उसे चोट लगती है कि बेचारा जमीन में गिर जाता है। यहाँ जियांग अपने टर्टल को थैंक्स कहता है, और बाकी के सभी लोग ये देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये दूसरा सेक्ट का मास्टर तो इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर को छूते ही गिर गया। अब फिर से वूजी सेक्ट का लीडर उस पे अटैक करने को जाता है, लेकिन जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि लगता है मैंने आपको गलती से हर्ट कर दिया है, लेकिन आप इस बात को भूल जाइए और मेरी तरफ से ये खास इक्लिजर को रख सकते हैं। अब ये वो उल्टी वाला ही इक्लिजर उसे दे रहे होते हैं। अब यहाँ जियांग की दानवीरता को देख के सारे जो मास्टर होते हैं उसकी वाहवाही करने लगते हैं। ये वाकई का कमाल का हेडमास्टर है, जो कि इतने कीमती ट्रेजर को यूं ही दूसरे सेक्ट के लीडर को दे रहा है। अब यहाँ कंपटीशन की शुरुआत होती है, जहाँ जियांग अपने सारे डिसाइपल्स को ये लेक्चर दे रहा होता है कि नर्वस मत होना, फेयरली प्ले करना, यहाँ ग्रेड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें बस ऐसी फाइट करनी है कि तुम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सको। तभी वेहतिन वहाँ पे आ जाता है और चिल्लाते हुए सबसे कहने लगता है, ग्रेड्स ही सब कुछ होते हैं, तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डालते हुए फर्स्ट ग्रेड मिलाना है और किसी भी हालत में टॉप 5 की पोजीशन पे तो पहुँचना ही है। ये सुनते हुए सारे डिसाइपल्स एक साथ चिल्लाने लगते हैं कि हम जीतेंगे, हम ही जरूर जीतेंगे। अब वो दूसरे सेक्ट का लीडर उनकी देखा देखी अपने डिसाइपल्स को भी मोटिवेट करने के लिए इसी तरह की कुछ स्पीचेस देने लगता है। उसके डिसाइपल्स जो होते हैं वो जरा भी उत्साह नहीं दिखाते, वो सिर्फ कहते हैं हाँ हम कर लेंगे। आगे वो लीडर उनसे कहता है कि किसी भी हालत में चाहे तुम्हें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, तुम्हें जीतना ही है और उस इमॉर्टल सेक्ट को किसी भी तरह से हराना है। जिसपे उसके सारे डिसाइपल जो कि थके मांदे कहते हैं कि ठीक है हम आपकी आज्ञा का पालन कर लेंगे। वो उनकी इस तरह की थकी मांदी सूरत देख करके यहाँ जो लीडर होता है सबसे कहता है कि मेरे सबसे पावरफुल डिसाइपल को बनाओ जिसका नाम जिनार है। अब अगली सीन में कंपटीशन का फर्स्ट राउंड शुरू होता है, जिसमें एक छैल चबेली बहुत ही अट्रैक्टिव वे में डांस करते हुए बोर्ड लेके आती है। अब वहाँ पे जो रेफरी होता है वो एक एक करके सारे डिसाइपल्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। पहला का नाम चिन जाओ जाओ होता है, उसका नाम लड़की वाला होता है, इसलिए सारी ऑडियंस ये सोचने लगती है कि एक ब्यूटीफुल लड़की यहाँ पे आएगी, लेकिन लड़की की जगह वहाँ पे एक लेडी बॉय आ जाता है जो कि काफी मुस्टंडा था। देख के वो ऑडियंस डिसअपॉइंट हो जाती है। आगे रेफरी दूसरे डिसाइपल का नाम बताता है और वो भी लड़कियों वाले ही होते हैं। फिर से ऑडियंस को लगता है कि एक ब्यूटीफुल लड़की आएगी, लेकिन उनकी उम्मीद फिर से धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि अब की बार एक गंजा आदमी वहाँ पे आता है जिसके कपड़े भी किसी लेडी बॉय से कम नहीं लग रहे होते हैं। सब उसे देख करके याक सा फेस बनाते हैं कि ये हमने क्या देख लिया। अब आगे वो अंतिम डिसाइपल जिनार को बुलाता है, जिसका नाम सुनकर सभी को लगता है कि अरे ये तो कोई लड़का होगा, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सी लड़की अपीयर होती है। इसके क्यूटनेस को देख करके लड़के तो क्या वहाँ की ऑडियंस में जो लड़कियाँ थी वो भी फ्लैट हो जाती हैं। अब सारे डिसाइपल्स आ चुके होते हैं और फर्स्ट राउंड का गेम स्टार्ट होता है। इसमें जैसे ही वो मुस्टंडा यहाँ पे उस क्यूट सी लड़की जिनार पे अटैक करने के लिए आता है, जिनार अपनी अदाओं से उसे मनमोहित कर लेती है और उसे कहने लगती है कि बिग ब्रदर क्या तुम मुझे मारोगे। वो ये कहते हुए हट जाता है कि मैं तुम पे हाथ नहीं उठा सकता, इतना क्यूट फेस जो है। अब आगे वो गंजा वहाँ पे आ जाता है और उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसपे जिनार भी उसे कहने लगती है कि बिग ब्रदर क्या तुम मेरी क्यूट क्यूट आंखों को नहीं देख रहे हो, क्या तुम मेरी इस क्यूटनेस को सह पाओगे जो मुझे अटैक करने के लिए आए हो।
इस पे वो गंजा ये कहता है कि मुझसे तो तुम्हें मारा नहीं जाएगा क्योंकि मैं तुम्हारी क्यूटनेस को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ। आगे वो एक पंच उठाता तो है उसे मारने के लिए, लेकिन वो दूसरे बंदे को ही मार देता है। अब ये दोनों आपस में ही फाइट करने लगते हैं, ये कहते हुए कि हमसे तो इसकी क्यूटनेस बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। और उधर जिनार इनकी बेवकूफी पर हंस रही होती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। और आज का एपिसोड तो वाकई में कमाल का था गाइस, तो इसे जरूर से लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।